Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. So in our today's video we are going to study London Road. Okay, ये हमारी इंग्लिश और अंडर ग्रेजुएट का एक चैप्टर है. इसकी आज हम समरी को देखेंगे लंदन रोड की, और साथ में हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखेंगे एंड साथ में हम क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे. तो बने रहिएगा हमारे साथ. ओके, इसकी समरी में हम देख लेते हैं कि ये जो रिच कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूके, यूएसए एंड यूरोप, ये कंट्रीज़ एक अच्छी कंट्रीज़ होती हैं, रिच कंट्रीज़ होती हैं, वेल टू डू कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है. लेकिन हर कंट्री में ना एक कंट्री साइड होता है, मीन्स एक जो इसे हम विलेज कहते हैं ना, गोट, गांव, ऐसी चीज़ें होती हैं. ये लाजमी होता है हर कंट्री में, हर मुल्क में, जहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं ना, जो ओल्ड फैशन्ड होते हैं, ठीक है, वो लोग जो हैंड टू माउथ होते हैं, रस्टिक पीपल, गोठ जमानू, ठीक है, गोठ के लोग, वो रहते हैं वहाँ पे. और उनमें से ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी को सफ़र में गुजारते हैं, जैसे कि जेप्सीज, मीन्स खाना बदोश लोग जो होते हैं, ज़्यादातर ये एक जगह से जो दूसरी जगह जो ट्रेवल करते हैं. तो एक फेमस इंग्लिश ऑथर है लियोरी ली, ठीक है. इन्होंने एक नॉवेल लिखा था, ये जो कोट्सवोल्ड यूथ होती है, ठीक है, मीन्स जो यंग बच्चे होते हैं, बिल्कुल यंग नौजवान जो होते हैं, जो अपने अबाही गांव को छोड़ के, जहाँ पर उनका घर होता है, वो चले जाते हैं इंग्लैंड, ठीक है. इंग्लैंड से वो लंदन सिटी माइग्रेट करते हैं. लंदन सिटी जो कि 100 मील्स दूर होती है उनकी नेटिव प्लेस से, जहाँ पर उनका जन्म हुआ होता है. उस चीज से, उस गांव से, वो जो लंदन सिटी है उसका मुफासला होता है 100 किलोमीटर्स का. और लंदन सिटी जाने के लिए उन्हें लंदन रोड की जरूरत पड़ती है, वहां से वो लंदन सिटी जा सकते हैं. वो जो यूथ होती है जिसके बारे में नोवेल लिखा गया था, लोरी ली ने जिनके बारे में नोवेल लिखा था, वो अपना जिंदगी का 1 साल ही वहां पर गुजारती है लंदन में. और क्या करती है, वो ट्रेडिशनल वायलिन, जो वायलिन होता है ना, उसे बजाती है, म्यूजिक वगैरह. और वो लेबर करता है, मजदूरी करता है, ठीक है, लंदन की बिल्डिंग्स में, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है ना, बिल्डिंग को बनाने का काम, वहां पर वो लेबर करता है, मजदूरी करता है, ठीक है. अब उस नॉवेल में जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो एक रस्टिक मीन्स विलेज लाइफ से ताल्लुक रखने वाला इंग्लिश यूथ है, इंग्लिश नौजवान है जो अंग्रेज है, ठीक है. उसकी 3 बहनें हैं और 4 भाई हैं इंक्लूडिंग हिम. अगर हम उसे भी साथ में गिनते हैं तो 4 भाई, वरना वो 3 भाई हैं उसके. ओके, उनकी मम्मा भी अभी जिंदा है. और ये कहानी लिखी गई थी 1924 की, 1924 वाले ईयर में, ठीक है, जब उस नौजवान की फैमिली वो अभी भी कंट्री साइड में रहती थी, मतलब उस गांव में रहती थी, ठीक है. और उस गांव वाले घर में उसकी अम्मी थी, 3 बेटे थे, मीन्स टोटल 4 लोग हो जाते हैं. ओके, जो सेकंड सन होता है ना उसकी माँ का, उस खानदान का जो दूसरा बेटा होता है, वो लंदन चला जाता है, ठीक है. वो इस बच्चे से पहले लंदन चला जाता है और अपने पीछे एक छोटी फैमिली को छोड़ जाता है, जिसमें उसकी माँ होती है और 2 बच्चे, मीन्स 3 लोग बच जाते हैं. पहले चौथा बेटा चला जाता है वहां पे, जो खानदान का बड़ा बेटा होता है, वो जाता है अपनी माँ को और अपने 2 भाइयों को पीछे छोड़कर, मीन्स अपनी फैमिली में 3 लोगों को पीछे छोड़ के जाता है वो. फिर एक मिड समर की मॉर्निंग होती है, ओके, जून 1934, मीन्स 10 साल आगे आ गई कहानी. तो वो जो नौजवान है जिसके बारे में ये कहानी है, उसे एक हैवी ब्रेकफास्ट देती है उसकी मम्मा, नाश्ता करवाती है उसके उसे, ठीक है. और उसकी मम्मा जो होती है वो वॉरेड भी होती है, परेशान भी होती है. क्यों? क्योंकि वो अपने दूसरे बेटे से जुदा होने लगती है. लेकिन वो एक भी लफ्ज नहीं बोलती. लेकिन फिर भी वो माँ होती है ना, तो उसके एहसास जो होते हैं वो उसे मजबूर करते हैं कि अपने हाथ को अपने चैन पे रखे, और वो उसे देखती रहती है अपने बेटे को कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के जाने लगा है. माँ के जो एहसास होते हैं वो आप समझ ही सकते हैं.
तो फिर वो बेटा अपना ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से ख़त्म करता है, ओके, जो कि उसकी मम्मा ने बहुत प्यार से बनाया होता है उसके लिए। वो एक बहुत दर्दनाक सिचुएशन थी उस माँ के लिए, जब वो ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी औरत, उसने कोई भी शोर नहीं किया, कोई भी अपील दरख्वास्त नहीं की अपने बेटे को, और रोने की भी उसने कोशिश नहीं की कि मैं रोऊं भी नहीं, ठीक है, लेकिन रोना तो आ रहा था ना उसे। और ना ही उसने अपने बेटे को कोई मशवरा दिया, क्योंकि उसे पता था ये मेरी बात नहीं मानेगा। उसने अपने बेटे के सामने ग्रीफ की, गम की कोई भी सूरत बयान नहीं की कि मैं बहुत दुखी हूँ आपके जाने से। क्यों? क्योंकि वो एक बहादुर वुमेन थी, और वो जानती थी कि अपने बेटे और अपने रिश्तेदारों से दूर होने की मुसीबत को कैसे बर्दाश्त करना है। ये एक ऐसी मदर थी जो ये जानती थी कि जो रस्टिक पीपल होते हैं ना, जो गोट के लोग होते हैं, उनकी जिंदगी में होता है, उनकी लाइफ में, उनकी किस्मत में होती है ये गुर्बत। वो नौजवान सिर्फ 19 सालों का था, वो मेच्योर भी नहीं था, लेकिन वो एक ब्रेव था, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसे खुद पर यकीन था। वो ये मानता था कि अगर उस वो कोशिश करेगा ना, तो वो अपनी एक अच्छी किस्मत बना पाएगा। और उसने जब अपना सफर शुरू किया, तो उसकी जर्नी में उसके पास खाने पीने के लिए सिर्फ एक टिन ऑफ ट्रेकल बिस्किट्स थी, ओके, और कुछ चीज था, जो कि एक 100 किलोमीटर की जर्नी के लिए सुफिशिएंट नहीं था। ओके। वो लड़का थोड़ा एक्साइटेड था इस काम के लिए, और उसे बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी कि मैं अपने घर से जा रहा हूँ और मैं अच्छे से कमा कर वापस आऊंगा। मीन्स वापस तो वो नहीं आएगा कि मैं लंदन में जाकर सेट हो जाऊंगा, मेरी अच्छी लाइफ बन जाएगी, लेकिन उसे इतना भी नहीं पता था कि मुझे कितना सफर करना पड़ेगा और मैं लंदन में चला जाऊंगा। ओके, ही रिकलेक्टेड द सीक्रेट विस्परिंग ऑफ रस्टिक लेसिस, मैरे एंड सेटल डाउन। उसके दिमाग में वही चीजें चल रही थी कि वहां जाकर मैं शादी करूंगा और मैं सेटल हो जाऊंगा। He set aside this type of psychological stimuli because he has grown tired of wandering in the lily area joylessly and naturally painful. फिर वो थक हार के एक जगह पर बैठ जाता है, जहां पर वो इस नेचुरली पेनफुल, मतलब जो एक नेचुरल नज़ारा होता है, लेकिन वो चल चल के थक गया होता है, ठीक है, उस चीज से थोड़ा सा बेजार होकर वो बैठ जाता है। उसने पहना क्या होता है? पेयर ऑफ हैवी स्ट्रॉन्ग बूट्स, ओके, और उसके हाथ में एक हेजल स्टिक होती है। ये आदम का जो बहादुर बेटा होता है, वो अकेला सफर कर रहा होता है अपनी विलेज से, ओके। पैराडाइज वाज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट एक लिटरेचर का बहुत बड़ा एक मास्टरपीस है, ठीक है, जो कि जॉन मिल्टन की तरफ से लिखा है, ये उसका रेफरेंस है यहाँ पर, जैसे उसकी जन्नत लॉस्ट हो गई है। फिर वो ये उसकी यहाँ पर बताई गई है सिचुएशन, एक पिक्चर दिखाई गई है कि वो कैसे जाता है। वो एक ट्री लेस हिल्स, ऐसी पहाड़ियां जिनके ऊपर कोई दरख्त नहीं होता, वहां से डस्टी ट्रैक, जो मिट्टी के रास्ते होते हैं, उनके ऊपर चलता चलता वो लंदन की तरफ अपना सफर जारी रखे होता है। उसकी उसे एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती हैं, होम सिकनेस, वो अपने घर को मिस कर रहा होता है। और उसकी जो सबकॉन्शियसनेस होती है, जो उसका ज़मीर होता है, वो ये आवाज़ सुनता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, फुट स्टेप्स, कदमों की आवाज़, उसके पीछे कोई आ रहा है। उसके दो भाइयों की आवाज़ें उसे सुन रही हैं, और उसकी माँ की आवाज़ें उसे सुन रही हैं, जो कि उसे वापस बुला रहे हैं कि आप घर वापस आ जाओ। लेकिन रियलिटी में वो अकेला था वहां पर, हकीकत में वो अकेला था वहां पर। ये फ्री था कि ये जहाँ जाना चाहे ये जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसका जो इनर सेल्फ था, जो उसकी रूह थी, जो उसका दिल था, वो उसे कह रहा था कि तुम ही ने कहा था, यू आस्क्ड फॉर इट, तुम ही ने कहा था कि मैंने लंदन जाना है, अब तुम्हें रोकने के लिए कोई नहीं आएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, कोई भी तुम्हें रोकने नहीं जा रहा, तुम जा रहे हो अपनी खुशी से जा रहे हो, तुम्हारे घर से कोई भी तुम्हें रोकेगा नहीं।
और ये तो एक ह्यूमन की इंस्टिंक्ट है ना, उसके जज्बात हैं कि हम अपने घर को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। इसके ऊपर तो हम ओवरकम नहीं कर सकते, इस चीज को तो हम रोक नहीं सकते। ठीक है। तो इसलिए जब वो लंदन रोड पे जा रहा था तो वो अपने घर में जो टिंकलिंग साउंड ऑफ हर किचन, ठीक है, जो उनके किचन में बर्तनों की आवाजें आती थी, जो वो अपनी खिड़की से सन को देखता था, ठीक है, जब सूरज राइज होता था, जब सूरज सेट होता था, वो इस नज़ारे को जब देखता था, और जब अपने हाउस होल्ड फर्नीचर को देखता था अपने बेडरूम में, जो बेड वो अपने घर में छोड़कर आया है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर रिकॉल हो रही थी। वो मिस कर रहा था उन सब चीजों को, लेकिन फिर भी वो अपने घर वापस नहीं आता। उसके घर से कोई भी नहीं जाता उसे रोकने। ये था हमारा चैप्टर, ये थी उसकी शॉर्ट सी समरी। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग उनके सामने लिखी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। वीडियोस को शॉर्ट करने के लिए मैं इन डिफिकल्ट वर्ड्स को स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स में कि राइटर की जिंदगी का कौन सा पार्ट था जो उसने हमेशा के लिए क्लोज कर दिया? तो इसका आंसर है कि वो पार्ट, वो दिन जो उसने अपनी विलेज में गुजारे थे, जहां पर वो बड़ा हुआ, जहां पर उसने अपनी तालीम हासिल की, ठीक है, वो सब अब खत्म हो चुका था। उसकी पीरियड, उसका जो अरसा था कंट्री लाइफ का, मतलब विलेज की लाइफ का, वो एंड हो चुका था। दूसरा क्वेश्चन है कि राइटर की मदर कैसा फील करती है जब वो घर छोड़ने लगता है? क्या उसने अपनी कुछ फीलिंग्स दिखाई थी? तो इसका ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो है कि राइटर की मदर, उसने सोरो फील किया था, गम फील किया था, क्योंकि वो घर को छोड़ के जाने लगा था। उसकी 3 बेटियां और एक बेटा पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे। और इसने अपनी, उसकी माँ ने अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर की थी? बाय लुकिंग एट यू प्रोग्रेसिवली, कंटिन्यूसली, लगातार वो उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसे कह कुछ नहीं रही थी, क्योंकि उसे पता था यह भी अपनी 3 बहनों और एक भाई की तरह रुकेगा नहीं, यह भी चला जाएगा। ले उसकी माँ ने फिर अपना हाथ ऊपर किया और उसे फेयरवेल कहा और उसे अपनी दुआएं दी। The writer says that before his departure, his mother gave him only a long and searching look. What do you think the look was searching for? अब राइटर ने जैसे लेसन में कहा है कि जब वो घर छोड़ के जाने लगा था तो उसकी माँ उसे देखती रही थी। आपको क्या लगता है कि वो क्या देख रही थी, वो क्यों देख रही थी? वो अपना जो मटरनल लव होता है ना, जो माँ का प्यार होता है, उसे फील कर रही थी। वो ये चाह रही थी कि ये मुझे छोड़कर मेरा बेटा ना जाए, लेकिन उसने फिर भी एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहा जो उसके बेटे को कन्विंस कर सके कि आप ना जाओ। डू यू थिंक राइटर्स होम्स लाइफ वाज हैप्पी वन? द राइटर हैड स्पेंट मंथ्स ऑफ रेस्टलेस अनईज बिफोर लिविंग होम। तो इससे हमें पता चलता है कि राइटर की जो लाइफ थी वो हैप्पी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या राइटर ने वो फीलिंग्स इंजॉय की थी कि मैं अब फ्री हूँ, मुझे अब कोई रोकने वाला नहीं है? तो इसका ऑप्शन है, जब किसी ने भी उसे नहीं रोका था तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था। वो, उसने खुद को आजाद पाया था, वो अब खुद पर था, वो जैसा चाहता वैसा कर सकता था, तो उसने अपनी फ्रीडम को एंजॉय किया था। ओके, मींस वो एंजॉय कर रहा था इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उन अल्फाजों को लिखें जो हमें यह बताते हैं कि राइटर की एक ऑप्टिमिस्टिक नेचर थी। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक ये दो चीजें होती हैं। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं होपफुल, जो अच्छाई और अच्छाई साइड हमें दिखाते हैं, उम्मीद की किरण दिखाते हैं जो राइटर्स हमें। पेसिमिस्टिक होते हैं जो हमें डार्क साइड दिखाते हैं, ठीक है, जो हमें बुरी साइड दिखाते हैं। तो इसका आंसर है कि राइटर की एक ऑप्टिमिस्टिक नेचर थी। कैसे थी? ये अल्फाज देखें, आप जा सकते हैं जब जहां आप जाना चाहें, हर चीज आपकी है, आप ही ने इसके लिए कहा था कि मुझे फ्री विल चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ, ये आपके ऊपर है, आप जो चाहो आप कर सकते हो। ओके। और कोई भी आपको रोकने नहीं जा रहा। तो ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टाइप की एक स्टेटमेंट है। ओके, जिससे एक उम्मीद की किरण हमें मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइटर ने अपने घर छोड़ने से पहले कुछ महीने, ये जो हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं,
वहां पर घूमना क्यों पसंद किया, क्यों घूमता था वो वहां पर? अब इसका आंसर है कि अपना घर छोड़ना, अपनी नेटिव प्लेस छोड़ना, जहां आपका जन्म हुआ, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है। वो सीनरी को और अपने जो पीपल थे, जो लोग थे उसके गांव के, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता था। इसीलिए उसने बहुत ज्यादा महीने लिए अपना फाइनल डिसीजन लेने के लिए कि मैं अपने घर को, अपने गांव को छोड़ के लंदन जाऊं या नहीं जाऊं। इसलिए वो वहां पर वॉन्डरिंग करता था, वो वहां पर घूमता था। आई होप आपको आज का लेसन, ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। इसकी एक्सरसाइजेज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे। ओके, वो वीडियो में शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैं इंग्लिश को रीड नहीं करता, मैं जस्ट आपको सिलेक्ट करके उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन बता देता हूँ। ओके, थैंक यू।